हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉल्यूशन चैप्टर में पिछले लेक्चर में बात किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हो चुका है। तो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो हम बात कर चुके हैं। आज हम चौथे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका नाम। तो रिलेटिव लोडिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये चौथा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आप पहले एसपीएम के बारे में जान लीजिए कि एसपीएम क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जस्ट एक जालक होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे होकर के पास करता है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं करने देता है। एक ऐसा मेम्ब्रेन कि सॉल्यूट को ना पास करने दे अपने से होकर के, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और शॉर्ट में उसको कहते हैं एसपीएम। द मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू देम इज कॉल्ड एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो तो एक जालक हो गया, चलिए एक इंस्ट्रूमेंट हो गया वो। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आप समझिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ऑस्मोसिस में ये होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। क्या करता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लो कंसंट्रेशन से हाई, लो कंसंट्रेशन वहाँ पानी नहीं है, कम है, ठीक है, सॉरी पानी ज़्यादा है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन मतलब पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, और हाई कंसंट्रेशन वहाँ पानी कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो पानी हमेशा किधर से किधर जाता है, ऐसे याद रखिए आप। पानी जाता है जिधर ज़्यादा पानी है उधर से, जिधर कम है पानी उसके तरफ जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और लो कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो ये क्या करता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है, एक से एसपीएम के थ्रू, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो उसको जाने के लिए अलाउ करता है। तो जब कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब जाने लगता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन है, आप इसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ प्योर वाटर है इधर, और इधर क्या है? पूरा मतलब सॉल्यूट भी है इसके अंदर। यहाँ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? मेम्ब्रेन। इससे होकर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर सकता है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा, पानी का लेवल क्या हो जाएगा? घटते जाएगा, और इधर इसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। यही है ऑस्मोसिस, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जो विजुअलाइज हो रहा है, ये क्या है? ऑस्मोसिस है, ठीक है। कि जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर इधर से प्रेशराइज कर दीजिएगा तो अब इधर से मॉलिक्यूल इधर आने लगेगा। यानी अगर प्रेशर डाल दे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आने लगेगा। ये देखिए आ रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ये जो डिजाइन है ये बनाया गया है समझाने के लिए ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में गया तो ऑस्मोसिस हो जाएगा, और जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपको ऑस्मोसिस समझ में आया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अब आपको समझ में आएगा। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ अप्लाई करते हैं, जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब उसके तरफ आ रहा होता है तो वो रुक जाता है, वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है, रुक जाता है। इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए, मतलब ना इधर का मॉलिक्यूल उधर जाएगा ना उधर का मॉलिक्यूल इधर आएगा, ठीक है, वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इसी को हम जितना प्रेशर लगा के आप ऑस्मोसिस के घटना को रोक दिए, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर आप अप्लाई किए हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो उससे क्या हुआ कि लो कंसंट्रेशन वाला मॉलिक्यूल इधर आ रहा था, अब वो स्टॉप हो गया। तो इतना प्रेशर लगाइए
कि इक्विलिब्रियम हो जाए, वो आना बंद हो जाए, ना इधर का मॉलिक्यूल उधर जाए ना उधर का मॉलिक्यूल इधर आए, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जितना प्रेशर लगा के आप इस घटना को एराइज किए हैं उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। याद करना है कि ऑस्मोसिस फेनोमेना को रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं उस पर, इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सो दैट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्ड विच इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली पाई या फिर पी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको समझने में हेल्प करेगा। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर वाटर है और इधर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब देखिए, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बहुत सारा सॉल्यूट होगा और जो वाटर होगा वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। अब होगा क्या कि जब आप उसको छोड़ देंगे एक साथ तो होगा क्या? ऑस्मोसिस का घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ऑस्मोसिस का घटना शुरू होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जाने लगेगा किसके तरफ? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए इसके तरफ। ठीक है, लेकिन अब क्या करना होगा आपको समझाना है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम चाहते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो इधर हाई कंसंट्रेशन की तरफ वो रुक जाए। तो अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन के तरफ से एक पिस्टन लगा करके उसको दबा देंगे। जब यहाँ से इसको प्रेशर पड़ेगा तो दबाव के कारण जो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, ये रुक जाएगा, मतलब प्रोसेस क्या हो गया? अब रुक गया। अब कोई मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, मतलब इसी प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जितना प्रेशर लगा के अभी जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसके घटना को आप रोक दिए, उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक डेरिवेशन भी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है जो हम यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन के। और कॉन्सेंट्रेशन बोलिए चाहे स्ट्रेंथ बोलिए, बात एक ही होता है ना। अब ये और किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से उसमें मोबिलिटी ज़्यादा होता है, मूवमेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम C से रिप्रेजेंट करें और टेम्परेचर को अगर हम T से रिप्रेजेंट करें तो देखिए ऐसे स्ट्रेंथ है तो S से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पर एक इक्वल साइन देने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, पाई इक्वल टू, और ये कांस्टेंट कुछ नहीं R होता है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, CT, RCT। तो पाई इक्वल टू CRT या RCT जो भी लिखे, और पाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं CRT, ऐसा ये इक्वेशन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये इक्वेशन हो गया। अगर हम इसमें मोलर मास डिटर्मिनेशन करें तो हमें इस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं? आप कंसंट्रेशन के जगह पर लिख सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। कंसंट्रेशन के जगह पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आ गया है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, तो कैलकुलेशन को हम बाद में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं।
पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो वो टर्म है उसको हम आपको समझाएंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पाई इक्वल टू CRT। कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होता है, इनटू RT। अब आप यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन RT, तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये सब पाई बराबर चल रहा है। यहाँ पर MB क्या है? MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही आपको डिटरमाइन करना है। ये सब किसके बराबर हो रहा है? पाई के बराबर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम MB को इधर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, ताकि एक फार्मूला बन पाए। तो MB इक्वल टू हो जाएगा WB RT बाई पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए यहाँ पर MB क्या है? MB है मोल ऑफ सॉल्यूट, MB है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स नहीं, मोलर मास, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। R हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका मान 0.0821 करके आप शायद याद किए होंगे। R गैस कांस्टेंट हो गया। T हो जाता है टेम्परेचर, T हो जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में होता है। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो वॉल्यूम होता है VL, ये होता है वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। सभी वैल्यू और टर्म्स आपको याद रहने चाहिए। तो MB बराबर WBRT बाई पाई भी, वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर एक दूसरा फॉर्म भी लिख देते हैं, WBRT इंटू 1000 यहाँ करना होगा अगर वॉल्यूम जो हो वो कौन चीज़ में रहेगा? मिलीलीटर में रहेगा, तब लीटर में रहेगा तो नहीं, अगर ml में है तो वहाँ 1000 आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप फिर से देख सकते हैं कि मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई हो रहा है। जो पाई ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला क्या याद रखना है? पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT, C कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। फिर फार्मूला एक ये है MB इक्वल टू WBRT बाई पाई VL। ये फार्मूला याद रख लीजिए, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें जो अभी एक टर्म आ रहा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है समान। अगर दो चीज है, दो सब्सटेंस है, अगर दोनों में कंसंट्रेशन अगर सेम है, हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के लिए अगर सेम है, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक कहे जाएंगे। टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक इफ बोथ हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा, उसमें सॉल्वेंट का मात्रा कम होगा। और एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? यानी हाइपोटोनिक होता है जिसमें कंसंट्रेशन कम होता है। अब कंसंट्रेशन कम होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी क्या होगा? कम होगा। मतलब कि सॉल्यूट अगर कम है मतलब उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक और जिसका कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ज़्यादा वाले को हाइपरटोनिक बोलना है और कम वाले को क्या बोलना है? हाइपोटोनिक बोलना है। हाइपो, हाइपो का मतलब कम, हाइपर, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो
हाइपरटोनिक जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, ठीक है। और आइसोटोनिक क्या हो गया, जिसमें कंसंट्रेशन सेम है, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट इसमें है उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट उसमें है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इस चीज़ को आइए समझते हैं। पहले तो यहाँ पर एक डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिख दें, आइसोटोनिक लिख देता, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशन having same osmotic pressure, two solution having same osmotic pressure is called isotonic solution, isotonic solution। मतलब कि इसमें पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई 1 इक्वल टू पाई 2। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। तो अभी आपको बताए कि हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि द सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर्स, दूसरे के तुलना में इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। यहाँ लिखेंगे कि इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन is greater than second solution, then it is called हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब कि पाई 1 का वैल्यू पाई 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसी तरह से एक हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकेंड से क्या है, कम है। इफ osmotic pressure of first solution is lower than second one, then such solution is called hypotonic solution। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि इसमें पाई 1 लेस देन पाई 2 होगा। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 आइसोटोनिक, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हाइपरटोनिक, पाई 1 लेस देन पाई 2 हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसमें सॉल्वेंट का मात्रा क्या होगा, कम होगा। कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ है, उसके लिए जहाँ से क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाता है। हाइपोटोनिक का मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कम है, तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा, तो इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक, और इसमें क्या होता है,
पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा किसमें, आइसोटोनिक में। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, सॉल्यूट किस में ज़्यादा, सॉल्वेंट किस में ज़्यादा, ये सब चीज़ आप ज़रूर इसको याद रखिए। और इसी को समझाने के लिए एक यहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइन किया गया हुआ है। मान लेते हैं कि इसको देखिए, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का मतलब समझ गए, ये ब्लड सेल है, इसमें हम डालने वाले हैं अभी। तो हाइपरटोनिक का मतलब कि क्या होगा, हाइपरटोनिक में हाइपर का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब इसमें सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब ब्लड सेल से ये क्या करेगा, वाटर खींचेगा। पानी किधर से किधर जाएगा, आपने पढ़ा है अभी, पानी जाता है लो से हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो ज़्यादा पानी कहाँ है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें तो पानी कम है, मतलब ब्लड सेल में पानी ज़्यादा होगा। तो ब्लड सेल का पानी ये खींच लेगा अपनी तरफ, जिससे कि इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, ये श्रिंक कर जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। मतलब ये छोटा हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा हो रहा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर ब्लड सेल को रखा गया तो ब्लड सेल क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, साइज उसका छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, ठीक है। आप चाहें तो इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स था, ये जो ब्लड सेल था यहाँ पर, इसमें वो ब्लड सेल जो था उसके अंदर का जो वाटर था, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐसे समझाने के लिए है, दोनों वाटर बाहर निकल गया इसमें से, क्योंकि बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, यानी कि उसमें पानी कम है, उससे ज़्यादा पानी इस ब्लड सेल में है, तो इसके पानी को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण जो इसका साइज है वो क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर कुछ भी अगर आप रखेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हम ले यहाँ पर देखिए, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट सब में बराबर होगा। अब अगर इसमें आप ब्लड सेल अगर आप डालेंगे, तो ब्लड सेल जैसे इसमें डालेंगे तो अब इसमें क्या हो गया कि इसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है और बाहर जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो इसमें भी उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट है, और इसमें भी उतना ही सॉल्वेंट है, तो दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो मतलब इक्वल हो गया। तो अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेके देखिए तो ब्लड सेल से वाटर न बाहर जा रहा है और न ही बाहर से वाटर मॉलिक्यूल ब्लड सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। कहीं पर कोई न इंक्रीमेंट है न डिक्रीमेंट है, आप देख सकते हैं। लेकिन वही अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं, आइसोटोनिक में कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइपोटोनिक में अगर ब्लड सेल आप ड्रॉप करते हैं, तो जब ब्लड सेल आप इसमें ड्रॉप करेंगे तो होगा क्या कि इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा है। हाइपोटोनिक मतलब क्या, कंसंट्रेशन कम है, प्रेशर कम है, मतलब कि इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, ब्लड से भी ज़्यादा है। तो ब्लड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होगा। ब्लड सेल में क्या होगा कि उसमें जो लिक्विड पार्ट है उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जब उसके अंदर लिक्विड पार्ट आएगा तो उसका सेल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ पर लेकर के आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जो ब्लड सेल है, जो ओरिजिनल साइज था उसका ब्लड सेल का, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आया है। साइज बढ़ने के पीछे ये जो बाहर का वाटर है वो कहाँ चला गया, अंदर आ गया। यही जब इसके अंदर आएगा तो फिर जो सेल देख रहे हैं उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे उसके अंदर आएगा, जो रेड वाला पार्ट आप ब्लड सेल देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा, इसीलिए इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, हाइपोटोनिक का। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल में बाहर से वाटर अंदर आता है, वो क्या होता है, फूलने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है उसमें, इसलिए उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह का
जो अभी एक दिखाए हैं आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक, पहले हाइपरटोनिक में क्या बताएं कि जो ब्लड सेल आया उसका लिक्विड पार्ट बाहर गया। क्यों? क्योंकि बाहर वाले सिस्टम में पानी कम था, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा था ब्लड सेल से, तो ब्लड का सेल जो है साइज में क्या हो गया, छोटा हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखे, दोनों में वाटर इक्वल था, इक्विलिब्रियम में था, कोई किसी को न दे रहा है न ले रहा है, तो साइज जितना है उतना ही रहेगा। हाइपोटोनिक में जो सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये इसमें मतलब कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब सॉल्वेंट ज़्यादा है, और जब ये ब्लड सेल जब इसके अंदर आया तो ब्लड सेल के अंदर जो वाटर था उससे ज़्यादा वाटर है। तो नियम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, वाटर जिधर ज़्यादा है तो ज़्यादा से जिधर कम वाटर है उसके अंदर घुसता है वो जा करके, समझ आता है। तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से किधर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा लो से हाई कंसंट्रेशन में। ब्लड यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन में था तो इसीलिए इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आ गया। तो यहाँ पर ब्लड सेल छोटा होता है, यहाँ इक्वल होता है, यहाँ पर ब्लड सेल बड़ा हो जाता है। मतलब ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे हैं, यहाँ रखे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, और यहाँ रखे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। आपको हम इसका बेस्ट एग्जांपल आप घरों में कर सकते हैं कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक को, जैसे अंगूर को अगर ग्रेप्स जो अंगूर है उसको अगर आप रखेंगे नॉर्मल वाटर में, रात भर के लिए फूलने के लिए रख दीजिए, तो सवेरे देखिएगा मॉर्निंग में वो जो होता है वो फट जाता है, साइज उसका बड़ा हो जाता है। ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। तो वाटर क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। वाटर क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया। ये देखिए हाइपोटोनिक, इसी में ना साइज बड़ा हो गया है। अच्छा, आप उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए पानी में, और अब उसको अंगूर को उसमें डालिए रात भर के लिए, तो देखिएगा सवेरे अंगूर पिचक जाता है। मतलब यहाँ हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि जो कंसंट्रेशन है, अब कंसंट्रेशन बाहर वाले का ज़्यादा हो गया क्योंकि आपने उसमें नमक डाल दिया। उससे कम कंसंट्रेशन अंगूर का था, मतलब उसमें ज़्यादा पानी था, तो वो अंदर से पानी बाहर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि अंगूर क्या हो गया, पिचक गया, श्रिंक कर गया। तो श्रिंक वाला कंडीशन जो होगा किस में होगा, हाइपरटोनिक में। अगर कहीं कहता है कि कोई प्लांट सेल श्रिंक कर रहा है तो कौन से सॉल्यूशन में करेगा, तो याद रखिएगा हाइपरटोनिक में करेगा। अगर स्वेलिंग हो रहा है तो स्वेलिंग किस सॉल्यूशन में हो सकता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो सकता है, ठीक है। आइसोटोनिक में तो कोई भी ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते। सो इट्स ऑल आर अबाउट आइसोटोनिक चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पर उस पर बेस्ड है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए बोला है कि ग्रेप्स प्लेस्ड इन 3 बीकर्स X, Y and Z containing different types of solution are shown in figure। ये ग्रेप्स है, ठीक है। ये देख रहे हैं साइज में बड़ा हुआ, यहाँ साइज में क्या हो गया, छोटा हो गया। साइज में छोटा होता है किसमें, हाइपरटोनिक में। साइज में बड़ा होता है किसमें, हाइपोटोनिक में। स्वेलिंग हो जाता है, उसके अंदर वाटर आने लगता है। इफ बीकर X कंटेन वाटर, X में क्या है, वाटर है। Y एंड Z कंटेन, ये वाटर में रखे हैं, ठीक है। Y में रखने से साइज बड़ा हुआ और Z में रखने से साइज छोटा हुआ। तो आपसे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का ऑप्शन पूछा है, आप यहां से सोच के बताइए। यहां पर साइज बड़ा हो गया है, यानी कि स्वेलिंग हुआ है, यानी कि Y जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। ये जो Y होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। और यहाँ पर साइज छोटा हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो YZ देखिए, Y हाइपोटोनिक है और Z हाइपरटोनिक। तो पहला ऑप्शन ही सही दिख गया आपको। दूसरा चेक कर लीजिए, Y हाइपोटोनिक नहीं होगा, हाइपर होता तो ये छोटा हो जाता। अच्छा, Y एंड Z हाइपोटोनिक, दोनों एक जैसा नहीं है। आइसोटोनिक तो दोनों नहीं है, आइसोटोनिक होता तो साइज एक जैसा सब में होता, जबकि एक जैसा तीनों में नहीं है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक
इसके एग्जाम्पल को समझे, उस पर ये क्वेश्चन भी था। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इस पर देखिए, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर। 12% सॉल्यूशन, देखिए क्या करना है इसमें, 12% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, मतलब देखिए इसमें क्या होगा, वेट ऑफ कैन शुगर, वेट ऑफ कैन शुगर कितना हो जाएगा 12 ग्राम। इसका फार्मूला वेट दे रखा है कितना 342। अब चाहें तो मोल निकाल सकते हैं सॉल्यूट का 12/342, ये हो गया। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। तो यहां से पाई इक्वल टू यहां से पाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा CRT। टेम्परेचर दे रखा है कितना 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 17 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर यहाँ डालेंगे, R का वैल्यू क्या डालेंगे 0.0821। यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर, तो आप इसको 1 लीटर में मान लीजिएगा, वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, एग्जैक्टली आपको आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक कैन शुगर सॉल्यूशन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, पाई का वैल्यू दे दिया है 2.46, टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो कहता है स्ट्रेंथ बताइए, माने कंसंट्रेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं पाई इक्वल टू CRT होता है, यहाँ से कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा पाई अपॉन RT। पाई का वैल्यू कितना है 2.46, R गैस कांस्टेंट होता है जो हम बताए थे 0.0821 याद रखना है, और टेम्परेचर 300 है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका स्ट्रेंथ निकले। स्ट्रेंथ निकालने का मतलब कंसंट्रेशन निकालना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक सॉल्यूशन कंटेन 8.6 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर was found to be isotonic with 0.5% volume weight by volume solution of an organic non volatile, calculate molar mass of organic compound। देखिए यहाँ से आपको हम हिंट करते हैं 8.6 ग्राम यूरिया है 1 लीटर में, तो यहाँ से आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। 1 लीटर है दिया हुआ, तो जो मोल होगा, वॉल्यूम इन लीटर क्या है 1, तो जो मोल होगा वही क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन। अब 8.6/60, यूरिया का फार्मूला वेट जो होता है 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पाई निकालिएगा तो पाई हो जाएगा CRT, क्या हो जाएगा CRT। तो देखिए पाई 1 बराबर CRT, तो पाई 2 दो चीज का कंपेयर करने के लिए कहा है, तो C1RT या C2RT। टेम्परेचर क्या है फिक्स है, टेम्परेचर का कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया है, आइसोटोनिक है, यानी कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2। पाई 1 इक्वल टू पाई 2 लिखने का मतलब हो गया कि C1RT इक्वल टू C2RT, RT से RT कैंसिल, बच गया C1 इक्वल टू C2। C1 क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी C1 हो जाएगा 8.6/60। आज C2 में, C2 इसका देखिए आइसोटोनिक किसके पास 0.5% के साथ है वेट में, सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कोई भी होगा, तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकलेंगे 0.5 मोलर मास कितना होगा वही तो निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ से हम लोग MB का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 × 60/8.6। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मोलर मास ऑफ वो जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यही था ऑस्मोटिक प्रेशर और
ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ ही आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है सॉल्यूशन का वो फिनिश्ड हो जाता है। अब आपका एक और टॉपिक इसमें बच जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ मोलर मास। इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।